गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस की आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन की दिशा और मार्गदर्शिका देने की महानतम उपकार करने वाले शिक्षकों को नमन। आज महत्वपूर्ण दिवस है। हम सभी को गुरुओं की पूजन और नमन करना चाहिए, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान होए न। गुरु के बिना कोई भी ज्ञान मिल पाना संभव नहीं है। गु नाम अंधकार और रू नाम प्रकाश। अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले गुरु को हम नमन करें और उनके आशीर्वचन से चलने का प्रयास करें, क्योंकि इस भवसागर को पार करना है तो गुरु की सख्त ज़रूरत होती है। क्योंकि हम बाह्य दुनिया में जीते हैं, बाह्य की सारी चीज़ों का अवलोकन करते हैं और बाह्य की समस्त जितने भी हमारे फिजिकल आवश्यकताएं हैं उन सभी को पूरा करने की हम कोशिश करते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर विराजमान स्वयं परमपिता परमेश्वर जो बार बार हमें पुकारते रहता है और कहते रहता है कि इस मनुष्य जीवन जो है इस भवसागर को पार करने के मिला है। आइए इस भवसागर को पार करने की विधि को जानना है तो हमें गुरु के सानिध्य में जाना होगा, गुरु करना होगा, गुरु के मार्गदर्शन पे हमें चलना होगा। बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं होता है। तो आज सारे हमारे जो शिक्षक हैं जिन्होंने हमें ज्ञान प्राप्त किया है, हमारे बड़े बुजुर्ग सीनियर माता पिता सभी को हम नमन करते हैं और अपने जीवन को धन्य करने के लिए हम कोशिश करते हैं। प्यारे साथियों, मैं बहुत दिनों से 1-2 माह से मैं YouTube में आना प्रारंभ किया है और YouTube में आप लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित साथ ही साथ ICDS एवं अन्य जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं उनकी किस तरह से ट्रैकिंग की जा रही है, किस तरह से उस पर रिपोर्टिंग की जा रही है, इसके संबंध में मैं अपने मत रख रहा हूं और साथ ही साथ जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग सिस्टम के बारे में आप सभी को अवगत करा रहा हूं। साथ ही आप मेरे अपना YouTube चैनल में निशामणि साहू मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में उस चैनल का नाम रखा हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि आपको कुछ न कुछ मोटिवेशन स्वरूप रोज़ प्रदान कर सकूं और आपको जब भी मैं रूबरू हूं तो कोई नई चीज़ों के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं। मैं आप लोगों को 9 पॉइंट फार्मूला, एक 9 बिंदु का फार्मूला है। सफलता के लिए 9 बिंदु आवश्यक हैं। जीवन के हर पड़ाव में अगर जीवन को बेहतर तरीके से जीना है तो इन 9 बिंदुओं को मुख्य रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। आज ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर इसमें आपको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि इनके एक एक बिंदु को अगर आप समझ जाएं, अपने बच्चों को समझाएं, परिवार को समझाएं, जीवन में जो लोग हैं उन लोगों को समझाएं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज गुरु शिक्षक दिवस के अवसर पर इन 9 बिंदुओं का पालन आप बेहतर तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता के शिखर पर होंगे। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये 9 बिंदु जीवन के हर पड़ाव पर काम आएगा। तो पहला 9 पॉइंट फार्मूला को हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है 9 पॉइंट फार्मूला। तो सबसे पहला पॉइंट है टाइम, दूसरा है क्वालिटी, तीसरा है क्वांटिटी, चौथा कॉस्ट, पांचवा इनकम, छठवां सेफ्टी, सातवां इंफॉर्मेशन, आठवां पॉजिटिव थिंकिंग और 9वां है पॉजिटिव एटीट्यूड। अब हम इन चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये 9 बिंदु में आप अपने जीवन में आप अगर गृहिणी हैं तो आप गृह में जो कार्य कर रहे हैं वो बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। आज एक मैनेजर है तो आप बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं। आप अगर एक प्रोफेसर हैं तो बेहतरीन तरीके से आप पढ़ा सकते हैं। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये एक ऐसा 9 बिंदु है जो आप हर जगह इसको लागू कर सकते हैं। आप इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आप इंडस्ट्री में लागू कर सकते हैं। आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो टाइम कीपर हैं तो टाइम का उपयोग कर सकते हैं।
क्वालिटी मैनेजर हैं तो क्वालिटी का उपयोग कर सकते हैं, क्वांटिटी मैनेजर है तो क्वांटिटी का उपयोग कर सकते हैं। इसमें अगर हम सभी में एक मैनेजमेंट वर्ड को जोड़ दें तो ये 9 पॉइंट फार्मूला फुलफिल होता है। तो एक एक करके हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये 9 पॉइंट फार्मूला। तो सबसे पहले हम टाइम मैनेजमेंट को देखते हैं। अब टाइम के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, क्या यह महत्वपूर्ण है या नहीं। आप अपने से सवाल पूछिए, क्या ये महत्वपूर्ण है? बिल्कुल है। आप बिना टाइम मैनेजमेंट के आप बेहतर कार्य नहीं कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट जब आप इसको देखते हैं तो अगर कोई भी कार्य अगर प्रोडक्टिविटी हो, इफ़िशियंसी से अगर करना चाहते हैं तो बिना टाइम मैनेजमेंट के आप उसको नहीं कर सकते। जो प्रोफेशनल रेपुटेशन क्रिएट करना हो तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट अगर आप करते हैं तो स्ट्रेस कम होता है, लेस स्ट्रेस होता है, अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, आप अपने जो गोल सेट किया है उसको आप अचीव कर सकते हैं। तो थोड़ा आध्यात्मिक पैटर्न पे अगर जाएं और सोचें, हमने आज तक अपने जीवन में मिनट, सेकंड, घंटे, दिन, सप्ताह, माह, वर्ष, इन सभी में हम लोग सिमट के रहते हैं। पर जब वास्तव में हम इसका कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं तो 24 घंटे का एक दिन, 7 दिन का एक सप्ताह, 30 दिन का एक माह, 365 दिन का एक साल। इसी तरह से अगर मनुष्य की औसत आयु आप निकालेंगे तो मनुष्य का औसत आयु होगा, अगर 100 साल जीता है तो डेफिनेटली 36,500 दिन होगा। लेकिन आज जो रहन सहन, जो कार्यप्रणाली मनुष्य की हुई है, जिस तरह से हम रहते हैं, करते हैं, हमारा जो परिवेश है और जो खान पान है, इससे आज धीरे धीरे मनुष्य का आयु घटते जा रहा है। और आज मनुष्य की औसत आयु अगर देखें तो 70 साल हो गया, अर्थात 25,550 दिन। इन 25,550 दिन को आप अगर सही मायने में एनालिसिस करें तो 12 घंटे रात और 12 घंटे दिन, तो आप पाएंगे कहीं ना कहीं हम लोग बहुत सारे समय ऐसे ही गंवा देते हैं। हम अगर थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट पे सीख जाएं, आज कई सारे डेटा फील्ड में काम करने वाले मेरे भाई बंधु हैं, बहुत सारे स्ट्रेस, क्योंकि बिना डेटा का काम पे, बिना प्रेशर के तो काम है ही नहीं, हर जगह डेटा चाहिए। तो सब लोग आज कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। लेकिन आप अगर थोड़ा सा समय में टाइम मैनेजमेंट को ध्यान दें और अपने कार्यकलाप को सुचारू रूप से उसी के अनुसार करें तो आप पाएंगे जो डेडलाइन होगा आप उसको मिस नहीं करेंगे, आपका जो वर्क फ्लो होगा वो इनएफिशिएंट नहीं होगा, पुअर वर्क क्वालिटी आपका नहीं होगा, सब में इम्प्रूवमेंट होगा। आप जो स्ट्रेस है उसको भी आप अच्छे से झेल पाएंगे क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय होगा, उस काम को आपने जो दिया है वो पर्याप्त समय उस काम के लिए होगा। तो कहीं ना कहीं आप जो है बेहतर तरीके से अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। आज बच्चा क्लास 1 तो दूर की बात है, KG1 KG2 से ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा है। सबके पास आज मोबाइल है, ऑनलाइन सिस्टम है और वो बच्चा मोबाइल पे खेल रहा है। आप पाएंगे कि सभी बच्चे अगर सही मायने में सुचारू रूप से टाइम का उपयोग करने लगे तो आज वो आने वाले समय में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट और वैज्ञानिक हो सकते हैं। आप हमारी और आपकी उम्र की कल्पना कीजिए, जब हम लोग कम से कम 10वीं 11वीं 12वीं पढ़े, तब 12वीं कॉलेज में गए, तब जाकर के एक मोबाइल हमको देखने को मिला। आज कितना गैप है दोनों जनरेशन के बीच में। तो हमारा ये निवेदन है कि सभी जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं सबसे आग्रह करूंगा, प्लीज़ समय को पहचानिए। एक लिमिटेड समय के लिए हम आए हुए हैं और लिमिटेड समय के बाद जो है हम
यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि हमारा आना तो तय था, जाना भी तय है, लेकिन अभी जो समय मिला है इस दोनों के बीच में हमको चलना है। तो मैं आप सभी से आग्रह करूँगा, इस समय को पहचानिए। कौन विश्वास करता था, कौन इसको विश्वास करेगा कि आने वाले समय में ट्रेन रुक जाएंगे, एरोप्लेन नहीं चलेंगे, बस नहीं चलेगी, पूरे जगह सुनसान होंगे। ये कोई बिलीव करने की बात थी? नहीं, लेकिन ऐसा हुआ है। कोरोना काल में हमने देखा है, पूरा सुनसान गलियों को देखा है। तो ये सब संभव है, होता है। तो इसीलिए आपको जो मौका मिला है, आपके पास जो समय है, इस समय का सही तरीके से उपयोग करिए। निश्चित रूप से कामयाबी आपके चरणों में होगी। दूसरा और महत्वपूर्ण बात है क्वालिटी। क्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके अंदर अगर आप में पर्सनल क्वालिटी है तो आप इसको आप समझ सकते हैं कि हर क्षेत्र में जोड़ सकते हैं। आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पे भी क्वालिटी होना चाहिए। आप एक घर में हैं तो घर में क्वालिटी होना चाहिए, खाने में क्वालिटी होना चाहिए, पहनने में क्वालिटी होना चाहिए, बोलने में क्वालिटी होना चाहिए, इन्वायरमेंटल क्वालिटी होना चाहिए। आप अगर जहाँ रह रहे हैं तो वहाँ आसपास क्वालिटी होना चाहिए। अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें भी क्वालिटी होना चाहिए। जो काम कर रहे हैं उसमें भी क्वालिटी होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई काम करते हैं तो उसमें भी क्वालिटी होना चाहिए, वो ओके होना चाहिए। आपको बार बार ज़िंदगी संभलने का मौका नहीं देगा। तो जो समय आपको मिला हुआ है, जो जी उसमें क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसको आप हर क्षेत्र में जोड़िए। आप अगर एक जूता भी पहनते हैं तो क्वालिटी होना चाहिए, आप एक कपड़े भी पहनते हैं तो क्वालिटी होना चाहिए, आप अगर खाना भी खाते हैं तो क्वालिटी होना चाहिए। जब आप अपने लिए ऐसा सोचते हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, आप अगर हेल्थ केयर वर्कर हैं, आप फ्रंट लाइन वर्कर हैं, आप कहीं पे भी हैं, तो आप अगर जहां आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे लिए ऐसा सुविधा चाहिए तो दूसरों के लिए भी सुविधा देना हमारा फ़र्ज है। जब हम जैसा करेंगे वैसा अन्य करेंगे, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। तो कहीं ना कहीं हम अपने लिए जो सोच रहे हैं वैसा दूसरों के लिए हमें करना चाहिए। हम क्वालिटी अगर चाहते हैं तो हमें दूसरों को भी क्वालिटी देने आना चाहिए। तो क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा पॉइंट है क्वांटिटी एंड प्रोडक्टिविटी। क्वांटिटी मेजरमेंट क्यों जरूरी है भाई? आपके पास 2 कुर्सी में काम चल रहा है, आप 6 कुर्सी रखे हुए हैं, ये जमाखोरी नहीं है तो क्या है? आपको आवश्यकता जितनी है उतना आपको चलना है। जैसे आपको एक मान लीजिए टीका लगाने जा रहे हैं और वहाँ टीका लगाते समय आपको जितना क्वांटिटी में टीका लगना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा लगा जाएगा। सोचो आपके साथ क्या होगा। तो यहाँ पे मुख्य रूप से 2 मैं बातें करूँगा। एक तो ब्रेन प्रोडक्टिविटी, हमारे दिमाग की उपज है। हमारे दिमाग में इतना बड़ा भंडार भरा हुआ है, हमारा दिमाग का क्वांटिटी इतना ज़्यादा है, हम इसका उपयोग ही नहीं कर रहे हैं। हम जितना ज़्यादा हमारे दिमाग को प्रोडक्टिविटी बनाएंगे, हमारे ब्रेन की कैपेसिटी को इम्प्रूवमेंट करेंगे, कहीं ना कहीं हम पाएंगे कि आज दुनिया को बदलने में देर नहीं लगेगी। हम अगर इस तरह से सोचेंगे, हर प्राणी अगर सोचने लगे कि मेरे अंदर जो क्षमता है, मेरे अंदर जो पोटेंशियल है, मेरे अंदर जो एबिलिटी है, मैं उसका पूरा प्रोडक्टिविटी उपयोग करूँगा, उसका मैं 100% उपयोग करूँगा और आने वाले समय में क्वांटिटी को मैं मेंटेन करूँगा। भाई आप सोचिए, आप कहीं पे जगह हैं, कहीं पार्टी में जाते हैं, आजकल तो बफर सिस्टम है, सब लोग बफर में पार्टी देते हैं। अब जाते हैं, आप वहाँ देखेंगे तो थाली में भर भर के ये उठा लिया, वो उठा लिया, ये उठा लिया, और उसके बाद जब खा नहीं पाते तो फिर ले जाके उधर फेंक देते हैं। तो ऐसे सोचिए कितना अन्न जो है देश का बर्बाद हो रहा है। हमारे देश में गरीबी नहीं है, हमारे देश में भूखमरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? आपका जो अन्न है इतना उत्पादन हो रहा है, पर उसका सुचारू रूप से मेंटेन करें, क्वांटिटी को मेंटेन करके रखें, मेजर करके रखें, तो कहीं ना कहीं हम डेफिनेटली हम अपने देश को बचा पाएंगे। ये जो मैं बिंदु बता रहा हूँ ये केवल एक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इसको आप सारे क्षेत्र में लगा सकते हैं। चौथा और महत्वपूर्ण बात है लागत, कॉस्ट। 2 प्रकार की लागत हम अगर इवेल्युएट करें तो हम देखेंगे, एक है विजिबल कॉस्ट होता है और दूसरा है इनविजिबल कॉस्ट होता है। विजिबल कॉस्ट में क्या है? जब जो हम दिखाई हमको देता है, जैसे है खाना है, पावर सप्लाई है, रॉ मटेरियल है, स्टेशनरी है, टूल्स है, कुकिंग ऑयल है,
कास्ट ऑफ मेडिसिन है, स्टोर है, टेलीफोन है, फैक्स है, कंप्यूटर है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसमें टूल्स में आ जाएंगी। वो सारी चीज़ें जो है वो आपके विजिबल है, दिखते हैं। इस पे हम कुछ हद तक तो नियंत्रण कर भी पाते हैं कि भाई ये जो दिखाई देता है हम सोचते हैं कि यही खर्चे हो रहे हैं, यही सब हमारे लिए लग रहा है, पर ऐसा नहीं है। कई सारे ऐसे चीज़ हैं जो हमें दिखता ही नहीं है और आ जाता है। जैसे आप ज़्यादा खा लेते हैं, ज़्यादा खाना, इसमें भी खर्चे हो रहे हैं ना, कि नहीं लग रहा है खर्चे? लगता है। आपका वही जो जितना खाना चाहिए उससे ज़्यादा खाएंगे तो भी आपके लिए खर्चे ही है, कास्ट लग रहा है, उसमें नुकसान हो रहा है। हेल्थ की समस्या आ गई, पता ही नहीं था आपको कि कोई हार्ट अटैक आने वाला है, पर आपको आया, आपको समस्या हुई। तो ये इस इनविजिबल कास्ट है, हमको दिखाई नहीं देता है। ये एक्सीडेंट हो गया, आपको बोल के नहीं आएगा, एक्सीडेंट होता है और आपका लागत उसमें खर्चे होते हैं। आप कई बार देखेंगे कई लोग टाइम वेस्ट करते हैं, चुपचाप जो है कुछ नहीं करते। क्या कर रहे हो बोलने से? कुछ नहीं। अरे भाई, आपको ये समय मिला है, आपको कुछ करने के लिए मिला है, कर्मयोगी में है, कर्म भूमि में हो आप, तो आपका समय ऐसे जाया नहीं करना है आपको। गलत कम्युनिकेशन, रॉन्ग कम्युनिकेशन में भी आपका इनविजिबल कॉस्ट लगता है। तो मेरी तो सभी से आग्रह है कि अगर एक ट्रेनिंग भी हम प्लान करते हैं, आप अभी मैंने पूरे वीडियो में आपने देखा होगा, अब मैंने अनमोल एप्लीकेशन के बारे में बताया है, लैबट्रैक एप्लीकेशन के बारे में बताया है, कोविन वैक्सीनेशन एप्लीकेशन के बारे में बताया है, पोषण ज्ञान के बारे में बताया है। साथ ही साथ अभी आने वाले समय में IHIP पोर्टल, HWC, NCD, निश्चय, इन सभी एप्लीकेशन के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। क्योंकि हम अगर आज एक संविदा जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत है, आज एक व्यक्ति नौकरी कर रहा है, कल दूसरा व्यक्ति आता है, परसों तीसरा व्यक्ति आता है। इसको ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति के हाथ में ट्रेनिंग मॉड्यूल हो, हर व्यक्ति ट्रेंड रहे, और किसी भी व्यक्ति को जब जिम्मेदारी दी जाए तो वो व्यक्ति 100% अपना कार्य कर सके। ये प्रेरणा इसी कोरोना काल में जब कोविड मैनेजमेंट का बात आया था, कोविड वैक्सीनेशन हुआ, कोविड का जो हॉस्पिटल में रिपोर्टिंग की बात हुई, तो राजधानी रायपुर में सबसे बड़ा एक चैलेंज था कि रिपोर्टिंग सिस्टम को सुदृढ़ करना, कि 100% रिपोर्टिंग प्राइवेट हॉस्पिटल से लेकर के सारे अस्पताल का करना। सभी राजधानी होने के कारण यहाँ की जनसंख्या, यहाँ का यहाँ की जो केस होना, केस लोड है, वो सबसे ज़्यादा था। और उस दृष्टि में करण को देखते हुए सभी से अच्छे प्लानिंग करके साथ कोविड टीकाकरण में, क्योंकि ये आउटसोर्स के माध्यम से टीकाकरण किया जा रहा था, तो सबको ट्रेनिंग देना और उनको सेशन साइट में भेजना एक चैलेंजिंग काम था, और उन्हें फिर प्रशिक्षण दे करके 100% अच्छे से कार्य कराना वास्तव में एक चैलेंज का काम था। तो उसको पूरा करने के लिए ये एक अच्छा जरिया है कि आप उनको उनके हाथ में ट्रेनिंग मॉड्यूल दे दें, तो कि लागत भी कम हो और हम अपने कार्य को सुचारू रूप से कर पाएँ। तो ये कॉस्ट का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। हम जब कहीं पे भी लागत लगाते हैं तो हमको इनकम प्राप्त होता है। भाई, हम अगर वैक्सीनेशन कर रहे हैं तो सवाल नहीं उठता कि उतने कोरोना के केसेस कम होंगे, है ना। तो जो लागत हमारी लग रही थी वो लागत हमारी जो है ना कम हो जाएगी, जो खर्चा हॉस्पिटल में लग रहा था वो हमारा कम होगा। जब हम कहीं पे ट्रेनिंग देते हैं, इसलिए देते हैं कि वो हमारी जो मैन पावर है वो सुदृढ़ हो, दक्ष हो, और हमारे काम में 100% अचीवमेंट आए, ताकि हमारा इनकम हो सके, हम उससे उस सुविधा को सुदृढ़ कर पाएँ। तो हमारी 5वीं पॉइंट जो है वो इनकम है, हमको फ़ायदा मिलता है, लाभ होता है, बेनिफिट होता है। 6वां पॉइंट होता है सुरक्षा, सेफ्टी। किसकी सुरक्षा? हम किसकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं? हम सबसे पहले अपनी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, फिर दूसरों की। हम खुद सुरक्षित रहेंगे तो दूसरों को सुरक्षा दे पाएंगे। इसीलिए आपने इस कोरोना काल में देखा होगा कि बहुत सारे फ्रंटलाइन वर्कर को सबसे पहले कोविड वैक्सीनेशन लगा,
फ्रंटलाइन वर्कर को कोविड वैक्सीनेशन, हेल्थ वर्कर फ्रंटलाइन वर्कर को कोविड वैक्सीनेशन फर्स्ट लगा। क्यों? क्योंकि वो यदि सुरक्षित रहेंगे तभी दूसरों को सुरक्षित दे पाएंगे, सुरक्षित कर पाएंगे। ठीक है, तो आओ हम पहले अपनी सुरक्षा फिर दूसरों की सुरक्षा। किससे सुरक्षा? देखिए, एल्कोहल हुआ, डायरेक्ट निकोटीन है, टू मेनी कप ऑफ टी हम बात करते हैं, कोला है, ड्रग्स है, अदर जो हम हाइजीनिक फूड लेते हैं, इन सभी चीज़ों से हमको सुरक्षा रहना है। क्योंकि यदि हम सुरक्षित हैं, हमारे अंदर अगर गार्बेज जाएगा तो गार्बेज ही निकलेगा। तो आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए, ताकि आप आने अपने परिवार को, अपने घर को, आप सभी को सुरक्षा दे पाएंगे और एक बेहतर कल की निर्माण कर पाएंगे। वह पथ ही क्या, वह पथ परीक्षा क्या, जिसमें बिखरे सूल न हो। वह नाविक क्या, नाविक की धैर्य की परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो हमारे साथ ये सभी जुड़े रहते हैं, हमारे साथ ये चीज़ें आएंगी, तो हमें हमेशा धैर्य बना के रखना पड़ेगा और अपने साथ अपने परिवार को, अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को हमेशा एक इन्फॉर्मेशन, सूचना हमें देनी होगी कि भाई आप और मैं मिल करके इस देश को एक नवीन ऊंचाइयों की ओर ले जाएंगे। तो इन्फॉर्मेशन हमारी 7वीं बिंदु है। इस इन्फॉर्मेशन जो सूचना तंत्र है, सूचना देना और सूचना लेना, सूचना को मेंटेन करके रखना और सूचना को संजो करके रखना, ये चारों महत्वपूर्ण बातें हैं जो इन्फॉर्मेशन में काम। आप सोचिए, एक गलत इन्फॉर्मेशन यदि आप देते हैं तो इसका इम्पैक्ट कितने दूर तक होता है। जैसे आप याद रखिए, जब आप कोई रिपोर्टिंग में ही एक कोई डेथ रिपोर्ट कर देते हैं और वो डेथ का रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल में होता है या कहीं पर भी वो रिपोर्ट इम्पैक्ट करता है, तो पूरा प्रशासन लो लेवल से लेकर के हायर लेवल तक पूरा उस पर प्रभावित होता है। तो कहीं ना कहीं आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसकी बारीकी को, उसकी बानगी को आपको समझना होगा, उसको विचार करना होगा और आप जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन की महत्ता को आपको समझनी होगी। मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ ये बातें आप सभी क्षेत्रों में लगा सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए किसी मीटिंग में जा रहे हैं, तो आप मीटिंग में अब गए हैं, तो वो मीटिंग में आपको किन किन बातों को ध्यान देने ज़रूरत है, आप इन सभी चीज़ों को आपको खुद को पहले फॉलो करना होगा, उसके बाद आप उसको दूसरों को डिलीवर करना होगा। वहाँ पे जो बैठे होंगे उन सभी को आपको उस जिस पर्पस पे आप गए हैं उस पर्पस को समझाना होगा। वहाँ की जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसको आपको इवेलुएट करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, नॉलेज आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आप एक इन्फॉर्मेशन के माध्यम से करते हैं। आज इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बड़ा सुदृढ़ हो चुका है। पहले हमको एक वीडियो बनाने के लिए पूरा एक वीडियो सेटअप तैयार, हम अपने शादी में मुझे याद है जब मैं एक वीडियो कैमरा का मैं वो किया था, लेकिन आज हमारे हाथों में वीडियो है। हमको इसका उपयोग करना चाहिए और जनमानस तक जो है सही बातें को, सही चीज़ों को हमको पहुंचाना चाहिए, ताकि हमारा सूचना तंत्र जो है तगड़ा हो सके और बेहतर हम कार्य कर सकें। 8वां पॉइंट है पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग, लोग कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच रखने से क्या होगा, क्योंकि उससे कुछ होता नहीं है। भाई आप सकारात्मक सोच तो रखते हो, लेकिन आप सोचो, अगर आप सकारात्मक सोच रख रहे हो पर आप उस हिसाब से काम ही नहीं कर रहे हो, सोचने से थोड़ी होगा। नहीं भाई, देखिए, सकारात्मक सोच आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। आप सोचो तो सही, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। एक बार आप सही तरीके से सोचो तो सही। चैंटिंग से हो सकता है, आध्यात्मिक बातों को सुनने से आपको सकारात्मक विचार हो सकते हैं, मेडिटेशन से आप में सकारात्मक विचार होगा, डीप ब्रीदिंग करने से आपको सकारात्मक विचार होंगे, रिलीजियस बुक्स पढ़ने से,
रिलीजियस बुक को सुनने से, रिलैक्सिंग म्यूजिक, जो आप म्यूजिक चलते हैं शांतिपूर्ण ढंग से उसको सुनने से, आप किसी मंदिर या किसी मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च में जाने से, आप किसी नेचर में, आप ब्यूटीफुल नेचर में एंजॉय करने जाने से आपके मध्य जो है सकारात्मक विचार आपके ऊपर आएंगे और ज़रूर निश्चित रूप से आपको एक सकारात्मक व्यवहार देखने को मिलेगा। कलर, हम कई कलर कॉम्बिनेशन देखते हैं तो हमारा मन जो है ना प्रफुल्लित होता है, हमें एक सकारात्मक विचार आता है। कहीं पे गाने को सिंगिंग है, डांसिंग है, पेंटिंग है, क्राफ्ट है, मेडिटेटिंग ऑन गॉड्स एंड गॉडेस है, मेडिटेटिंग ऑन योर गुरु, आज गुरु शिक्षक दिवस का अवसर है। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग आपके अपने अंदर एक ऊर्जा, उत्साह, उमंग, आनंद, इन सभी चीज़ों का प्रभाव संचारित करता है। और जब आप इस पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर के कोई कार्य करना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो काम है वो एक ऊंचाई की ओर जाता है और आप एक आनंद के साथ उस कार्य को पूरा भी करते हैं। तो 9वां पॉइंट है पॉजिटिव एटीट्यूड। मित्रों, ये जो एटीट्यूड है वास्तव में बहुत ही सरल और बहुत ही आसानी से अपने जीवन में ये लागू किया जा सकता है। आपको पता है कि जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो सुबह सुबह आप ब्रश जीभी लेकर के तैयार होकर खुद से कर लेते हैं, कोई नहीं बताता आपको। शुरू शुरू में मम्मी पापा ज़रूर बताते हैं कि ब्रश कर ले, जीभी कर ले, लेकिन आप पाएंगे आप पूरे बूढ़े होते तक आपकी आदतें जो बन जाती है, जो एटीट्यूड बन गया है, वो बदलने वाला नहीं है। तो मेरा आप सभी से गुजारिश होगा, क्यों इसलिए बोल रहा हूँ, याद रखिएगा अंग्रेजी का ये महत्वपूर्ण शब्द जो एटीट्यूड है ये 100% देता है। इसके एक एक शब्दों को आप अगर जोड़ेंगे तो ये 100% देगा। बाकी जितने भी शब्द हैं आप एक बार कैलकुलेट करके देखना। जो लक है, कई लोग सफलता का राज जो है लक, भाग्य को देते हैं, कोई ज्ञान को देता है, नॉलेज को, कोई लव को देता है, कोई पीस को देता है, कोई बिहेवियर को देता है, कई सारी चीज़ें हैं। पर मित्रों, एटीट्यूड एक वर्ड ऐसा शब्द है, जब इसके एक A2, A1, B2, C3, Z26 तक अगर जाएं तो आप पाएंगे तो एटीट्यूड वर्ड एक ऐसा शब्द है जो आपको 100% देता है। आप करके देखिएगा। पर याद रखिए, एटीट्यूड का मतलब है आपके अंदर व्यवहारिक परिवर्तन, आपके अंदर सकारात्मक, ये जितने भी पॉइंट हमने बताया है, एक शब्द जो एटीट्यूड वर्ड है उसमें समाहित है ये सब चीज़ें। ये सब आपकी लाइफ में एटीट्यूड में इंक्लूड हो जाता है। आप टाइम मैनेजमेंट की बात हो, आप क्वालिटी मैनेजमेंट की बात हो, क्वांटिटी मैनेजमेंट की बात हो, कॉस्ट मैनेजमेंट की बात हो, इनकम मैनेजमेंट की बात हो, सेफ्टी मैनेजमेंट की बात हो, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की बात हो, या पॉजिटिव थिंकिंग की बात हो, ये सारे चीज़ें एटीट्यूड में इंक्लूड होते हैं। तो आज मुझे खुशी हो रही है इन 9 बिंदु को बताते हुए। ये 9 बिंदु आप हर क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। आप अपने घर में हैं तो गृहिणी हैं तो घर में लागू करें, इन 9 बिंदुओं का पालन सुनिश्चित कराएं। आप अगर बिजनेसमैन हैं तो आप अपने बिजनेस में इसको लागू करें। आप एक मैनेजर हैं तो आप अपने मैनेजमेंट में लागू करें। आप एक प्रोफेसर हैं तो आप टीचरशिप में लागू करें। आप एक मिलिट्रियन हैं तो आप मिलिट्री में लागू करें। अर्थात आप जिस भी क्षेत्र में हैं, आप इंडस्ट्री में हैं तो आप इंडस्ट्री में लागू करें। पर ये 9 बिंदु ऐसे बिंदु हैं जो आपको जीवन में बेहतरी दिशा में ले जाने के लिए कार्य करेंगे। और इनमें दिए गए मापदंडों को, दिए गए गुणों को आप पालन करें। मुझे उम्मीद है आप निश्चित रूप से तरक्की की ओर आगे बढ़ेंगे और दुनिया आपको मानेगी, आपको पूछेगी और दुनिया आप पे कहेगी कि हाँ रियली ये आदमी जो है बहुत अच्छा करता है। तो मैं आज शिक्षक दिवस के अवसर पर पुनः आप सभी को बहुत बहुत नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मुझे उम्मीद है ये 9 पॉइंट फार्मूला आप ज़रूर फॉलो करेंगे।